हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम जर्नल एंट्री की रिवीजन करने के बाद फिलहाल जो हमारा चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, इसका एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है जिसमें हमने बेसिक के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट्स यानी ट्रांजैक्शंस थे उसको समझा था, उसको सॉल्व भी किया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको एक बार चेक कर लीजिए और फिर जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। राइट, तो विदाउट एनी मच मोर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मेरा नाम है संकेत सर और मैं हूँ आपका कॉमर्स का मेंटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री जैन एज ऑन 31/3/2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजेक्शन से वो दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि ये सारे जो ट्रांजेक्शन है उसकी हेल्प लेकर हमें जो श्री जैन करके जो पर्सन है और उसका जो बिजनेस है उसके लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। राइट, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो रेडी कर दिया है और उसमें एंट्री करने के लिए हमारे पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए वो है वर्किंग नोट, और वो वर्किंग नोट का फॉर्मेट भी हमने बना लिया है जो मैंने आपको इसके प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया था। राइट, तो सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन है उसको समझकर उसको पहले वर्किंग नोट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉब्लम क्या है वो वर्किंग नोट में से ही मिलेगा, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी वर्किंग नोट में से मिलेगा, और जैसे ही सॉल्यूशन पता चल जाए तुरंत ही हम अपना जो ये आंसर है यानी कि जो BRS है उसमें हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपना जो ये फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसको हम टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री जैन एज ऑन 31/3/2018। राइट, चलिए इसी के साथ हमने टाइटल दे दिया है। अब दोस्तों, जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की शुरुआत करो, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, तो सबसे पहले प्राइमरी जो चीज़ है जो आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है कि आपको जो बैलेंस है वो एज पर कैश बुक दी है कि पासबुक दी है। क्योंकि कभी कभार आपको क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही ये बैलेंस दे देंगे या कभी कभार एंडिंग में ही दी होगी। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें सबसे लास्ट में बैलेंस दी थी, और ये वाले क्वेश्चन में हमें बिगिनिंग में ही बता दिया है कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज 15,000 ऑन 31/3/18। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप ये बैलेंस देखो ना तो कुछ चीजें आपको ये मैच कर लेनी है। सबसे पहले तो ये जो बैलेंस है ना वो हमें जो डेट का BRS बनाने के लिए बोला हो वही डेट की ये बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको और कोई डेट की भी बैलेंस देंगे तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसको हमें इग्नोर करना है। तो सबसे पहले जो बैलेंस है वो वही डेट की होनी चाहिए कि जो डेट का आप BRS बनाने वाले हो। ठीक है, बैलेंस दी है 15,000 रुपीज, और जो बैलेंस है वो हमें दी है एज पर कैश बुक। दोस्तों, ये वाला जो वर्ड है वो ये क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, आप ऐसा ही समझ लीजिए। राइट, क्योंकि ये
वर्ड से हम डिसाइड कर लेंगे कि कैश बुक इज अवर साइड, क्योंकि जो बुक की हमें बैलेंस दी हो वो बुक अवर साइड होती है। इफ द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन देन कैश बुक इज अवर साइड, इफ द बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन देन पासबुक इज अवर साइड। दोस्तों ये बीआरएस के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि बैलेंस हमें एज पर दी है कैश बुक, तो यहाँ पर कैश बुक पर मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा दोस्तों, ताकि हमारे ध्यान में रहे कि कैश बुक है वो अवर साइड है। और जैसा पासबुक में हमें ट्रांजैक्शन दिया होगा वैसे चेंजेस कैश बुक हमारी साइड है, तो मतलब क्या हुआ कि हम सारे चेंजेस जो करेंगे ना वो कैश बुक में ही करेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो हमें जो बैलेंस दी है दोस्तों वो बैलेंस है 15,000। सबसे पहले वो हमें लिख लेनी होगी 15,000 बैलेंस। राइट, और वो है डेबिट बैलेंस। अब सिंपली डेबिट बैलेंस ऐसा बता ही दिया है दोस्तों, तो ये डेबिट साइड आएगा। तो मैं सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो जैसे मुझे डेबिट बैलेंस दी थी इसलिए मैं डेबिट के कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये बैलेंस एज पर कैश बुक थी, और कैश बुक के मुताबिक अगर डेबिट बैलेंस हो, राइट, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, बैंक बैलेंस बोलते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ही देख लीजिए कि कैश बुक के मुताबिक अगर डेबिट बैलेंस हो तो उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। क्लियर है? चलिए तो फिर हम इसके सामने लिख देंगे, इसका कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर इसको स्टार कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। राइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन के जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दी। चलिए अब हम बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 के लिए। दोस्तों ट्रांजैक्शन को आपको ध्यान से और अच्छे से समझना है, राइट, तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अ चेक ऑफ 7,000 was deposited with the bank on 28th of March 2018। अब देखिए दोस्तों ये एडजस्टमेंट में जो थोड़ा सा खेल है ना वो डेट का है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो बीआरएस है ना वो 31 मार्च 2018 को बना रहे हैं, है ना। तो यू मेक श्योर दैट कि जो ट्रांजेक्शन्स 31 मार्च 2018 से पहले हो चुके हैं ना वही हमें कंसीडर करने हैं, यानी हमें ऐसा समझना है कि ये हो गया है। और जो चीज 31 मार्च 2018 के बाद हुई है बट हमें समझना है कि ये हमारे लिए हुआ ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हम 31 मार्च 2018 को ही ये बना रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि 31 मार्च 18 के बाद क्या होने वाला है या क्या होगा। तो हम उसको ऐसा ही समझेंगे कि ये हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया था कि एक 7,000 रुपए का चेक हमने 28 मार्च 2018 को यानी 31 मार्च से पहले हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए डाला था। अब सिंपल सी बात है कि बैंक में डिपॉजिट करने का काम ओनर का होता है, यानी ये ट्रांजैक्शन का इनिशिएटिव ओनर ले रहा है। तो दोस्तों ओनर जब भी इनिशिएटिव लेना तो ओनर सबसे पहले तो उसकी एंट्री कर देगा कैश बुक में। ठीक है, कैश बुक में उसकी एंट्री करेगा, और वो भी कौन सी साइड, सर चेक डिपॉजिट किया है इसलिए मनी कम्स इन, और एंट्री होगी डेबिट साइड। तो ओनर ने कैश बुक में डेबिट साइड 7,000 रिकॉर्ड कर दिए, बट आगे हमें ट्रांजैक्शन में दिया है कि इट इज और इट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक इन हिज अकाउंट ऑन 2 अप्रैल 2018। अब दोस्तों मुझे बताओ तो कि ये डेट है 2 अप्रैल है ना, वो 31 मार्च से पहले आती है कि 31 मार्च के बाद? बिल्कुल सही, 31 मार्च के बाद आती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ भी 31 मार्च के बाद हुआ है तो हमें ऐसा ही समझना है कि वो हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा ही हम समझेंगे कि बैंक ने अभी तक ये चेक को क्रेडिट किया नहीं है। अब दोस्तों
अब देखिए दोस्तों, जब भी बैंक इसको अगर क्रेडिट ही नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है कि इसकी एंट्री पासबुक में क्रेडिट साइड नहीं हुई होगी। अगर बैंक ने 31 मार्च से पहले क्रेडिट कर दिया होता ना, तो पासबुक में क्रेडिट साइड इसकी एंट्री हो जाती, है ना। बट बैंक ने 31 मार्च के बाद क्रेडिट किया है, तो हम ऐसा समझेंगे कि बैंक ने अभी तक ये चेक को क्रेडिट ही नहीं किया है, और क्रेडिट ही नहीं किया है तो बैंक ने इसको पासबुक में रिकॉर्ड भी नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है सर? कैशबुक में डेबिट साइड 7000 हो चुके हैं और पासबुक में क्रेडिट साइड तो 0 है। यह है प्रॉब्लम। और अब हमें दोनों को इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए जैसा पासबुक में है वैसा हम कैशबुक में कर सकते हैं, बिकॉज कैशबुक इज अवर साइड। तो सर पासबुक में तो हम देख सकते हैं कि 0 है ना। पासबुक में हम देख रहे हैं कि क्या है सर, तो 0 है। तो अगर मुझे कैशबुक में भी डेबिट साइड 0 करना हो तो दोस्तों मैं इरेज नहीं कर सकता, ये 7000 को इरेज नहीं कर सकता। बट मैं अपोजिट साइड, ये 7000 को रिमूव करने के लिए मैं अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड 7000 लिख सकता हूं, राइट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जो ग्रीन पेन से हम लिखेंगे ना दोस्तों, वो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या है सर? क्रेडिट साइड आपको 7000 लिखने हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम बीआरएस में। सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिख देता हूं 7000 रुपीज, और इसके सामने नंबर 1 करके लिखूंगा चेक डिपोजिटेड बट नॉट credited by बैंक, राइट। तो ये हो गया दोस्तों इसका रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के लिए। चेक ऑफ ₹12,000 वेर ड्रॉन ऑन 28 मार्च 2018। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए। क्या लिखा है? ड्रॉन, यानी कि ओनर ने चेक लिखा है। अब दोस्तों मुझे बताइए तो कि ओनर कब चेक लिखता है? तो सर ओनर तभी चेक लिखता है जब उसको वो चेक से किसी को पेमेंट करना हो। बिल्कुल सही बात है। और ओनर जब भी पेमेंट करता है तो कैशबुक में उसकी एंट्री करता है क्रेडिट साइड, बिकॉज पेमेंट करना मतलब मनी गोस आउट, ठीक है। बट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी एडजस्टमेंट में आगे कुछ दिया है। आउट ऑफ दिस, यानी कि ओनर ने टोटल 12,000 के चेक्स लिखे थे, है ना। यानी ऐसा हो सकता है कि अलग अलग अमाउंट के 2 या 3 चेक भी हो, बट सभी मिलाकर अमाउंट 12,000 की थी। और कब लिखे थे? तो 26 मार्च 2018 को। बट आउट ऑफ दिस, इसमें से एक चेक जो 8,000 रुपए का था, वेर पेड बाय बैंक ऑन 30 मार्च 2018। और 12,000 के सभी चेक में से एक चेक, या तो और ज्यादा चेक भी हो सकते हैं क्योंकि चेक्स वर्ड यूज किया है, 8,000 रुपए के चेक्स बैंक ने 30 मार्च 2018 से पहले पेड कर दिए, राइट। अब 30 मार्च है ना दोस्तों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च से पहले। यानी अब ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या है कि ओनर ने टोटल 12,000 के चेक से वो लिखे, और बैंक ने उसमें से 8,000 रुपए के चेक्स पेड भी कर दिए। बट बाकी के जो चेक्स है, यानी कि जो 4,000 के चेक है ना, वो बैंक ने 31 मार्च तक पेड किए नहीं है। अब दोस्तों बताइए तो कि अगर 4,000 रुपए के चेक बैंक ने पेड ही नहीं किए हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसकी एंट्री बैंक ने पासबुक में क्रेडिट आई मीन पेमेंट है तो डेबिट साइड नहीं की होगी, ठीक है। आ जाते हैं अपनी वर्किंग नोट में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ओनर ने सबसे पहले टोटल 12,000 रुपए के चेक के वो ड्रॉ किए। अब चेक ड्रॉ होंगे तो डेफिनेटली मनी गोज आउट, और ओनर ने तो सभी चेक्स की एंट्री
टोटल 12,000 की एंट्री कैश बुक में क्रेडिट साइड कर दी, ऐसा समझ के कि बैंक इसको पेमेंट कर देगी, है ना। बट दोस्तों बैंक ने इसमें से सिर्फ 8,000 रुपए के चेक ही पेड किए और 4,000 रुपए के चेक को पेड ही नहीं किया है। अब दोस्तों मुझे बताइए तो कि बैंक ने पासबुक में एंट्री कितनी अमाउंट की होगी। सिंपल सी बात है सर, बैंक तो जितना पेमेंट करेगा उतनी ही एंट्री करेगा। बिल्कुल राइट। तो बैंक ने 8,000 रुपए के चेक पेड किए हैं, तो एंट्री भी 8,000 की ही होगी। राइट। दोस्तों बाकी के चेक पेड किए बट 31 मार्च के बाद, और हमें तो 31 मार्च के बाद का कुछ भी कंसिडर ही नहीं करना है ना। तो देखिए दोस्तों ये है प्रॉब्लम। दिखाई दे रहा है आपको कि सर कैश बुक में क्रेडिट हुए हैं 12,000 और पासबुक में डेबिट हुए हैं 8,000, है ना। और ये है प्रॉब्लम, और हमें दोनों को करना है इक्वल। और इक्वल करने के लिए दोस्तों एक बात याद रखना कि जैसा पासबुक में है ना वैसा कैश बुक में करना है। राइट। देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कोई एरो की हो ना, तो यहाँ पर मैं आपको ये कर देता हूँ ताकि आपके ऑलवेज ये ध्यान में रहे कि सर जैसा पासबुक में है वैसा करना है हमें कैश बुक में, बिकॉज कैश बुक है ना वो हमारी साइड है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग में देख लेता हूँ, शायद मुझे कोई एरो की मिल जाए। चलिए इसको डिटेल में मैं बाद में फाइंड आउट कर लूँगा, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। अभी मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, मार्कर से कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि आप लोगों के ध्यान में तो रहे। राइट। जैसा पासबुक में है वैसा हम कैश बुक में करेंगे। तो दोस्तों देखिए पासबुक में कितने रुपीस है सर, 8,000 है, तो कैश बुक में भी मुझे 8,000 करने हैं। अब आप मुझे बताइए तो दोस्तों के 12,000 के 8,000 करने के लिए मुझे 4,000 रुपये इसमें प्लस करने पड़ेंगे कि माइनस। सर सिंपल सी बात है कि इसमें से आपको 4,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, और अकाउंट्स का रूल है कि जब भी आप माइनस करो तो एंट्री अपोजिट साइड होती है। तो अगर मुझे 4,000 रुपये माइनस करने हैं क्रेडिट साइड, तो मैं 4,000 रुपये लिखूंगा दोस्तों डेबिट साइड। राइट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इससे होगा क्या, तो सर यहाँ पर 4,000 लिखने से ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड 8,000 हो जाएंगे। डन। तो सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, हमें लिखने हैं 4,000 डेबिट साइड। तो चलिए डेबिट साइड में लिख देता हूँ 4,000 रुपये। इसके सामने हम लिख देंगे चेक्स drawn but not paid by बैंक। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 के लिए। तो दोस्तों नंबर 3 में लिखा है 300 इज क्रेडिटेड बाय बैंक। बस यहाँ पर आके रुके और थोड़ा सा समझे तो इसको कि 300 रुपीज इज क्रेडिटेड बाय बैंक। दोस्तों इनिशिएटिव किसने लिया, सर बैंक ने लिया। अगर इनिशिएटिव बैंक ने लिया तो बैंक पहले एंट्री करेगा ना, और किस में करेगा सर, पासबुक में करेगा। बैंक तो पासबुक में एंट्री करता है, बिल्कुल सही। और बैंक ने क्रेडिट किए हैं, तो दोस्तों बैंक ने पासबुक में 300 रुपीज क्रेडिट कर दिए। राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इन द अकाउंट ऑफ श्री जैन फॉर द बैंक इंटरेस्ट बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। बट श्री जैन को अभी तक ये पता ही नहीं था कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, और जब तक श्री जैन को पता नहीं होगा तब तक श्री जैन ने इसकी एंट्री भी नहीं की होगी।
यानी कि ये जो 300 रुपीज बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर दिए, वो श्री जैन ने अभी तक कैशबुक में डेबिट किए नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रॉब्लम। क्या है? तो सर कैशबुक में डेबिट साइड 0 है और पासबुक में तो क्रेडिट साइड 300 है, और हमारा पर्पज है दोनों को इक्वल करना, और इक्वल करने के लिए जैसा पासबुक में है वैसा हम कैशबुक में करेंगे। साइड्स तो अपोजिट ही रहेगी। देखिए दोस्तों, है ना, जब भी आप पासबुक में से कैशबुक में आओ या कैशबुक में से पासबुक में आओ, साइड्स ऑलवेज रिमेन अपोजिट। तो पासबुक में क्रेडिट है तो कैशबुक में मैं करूंगा डेबिट। तो यहां पर हम डेबिट साइड लिख देंगे 300 रुपीज। राइट दोस्तों, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो फिर चलिए मैं यहाँ पर BRS में भी डेबिट साइड लिख दूंगा। क्या? तो इंटरेस्ट is credited by bank not recorded in कैश बुक, और डेबिट साइड अमाउंट आएगी 300 रुपीज। राइट। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने ट्रांजैक्शन नंबर 3 को रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नंबर 4 के लिए। नंबर 4 में लिखा है बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 डेबिटेड बाय बैंक। दोस्तों याद आया मैंने क्या बोला था? इनिशिएटिव किसने लिया है? इनिशिएटिव अगर ओनर ले तो एंट्री होगी कैशबुक में, और इनिशिएटिव अगर बैंक ले तो एंट्री होगी पहले पासबुक में। तो इस बार इनिशिएटिव बैंक ने लिया है। बैंक ने 100 रुपीज डेबिट कर दिए हैं और अभी तक ये कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है दोस्तों। राइट। तो चलिए फिर हम आ जाते हैं अपनी वर्किंग नोट पर। भले ही हमें डायरेक्टली पता चल जाए, फिर भी विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट हम BRS में एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों, वरना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक ने पासबुक में से डेबिट किए थे अमाउंट इज 100 फॉर बैंक चार्जेस। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 पासबुक में डेबिट साइड बैंक चार्जेस के, है ना। और अभी तक ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो ये है प्रॉब्लम। दोस्तों आप लोगों को पता चला, बैंक ने पासबुक में कर दिए है डेबिट बट कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सर जैसा पासबुक में है वैसा हम कैश बुक में कर देंगे। तो क्रेडिट साइड हम लिख देंगे 100 रुपीज। ये हो गया दोस्तों हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं वापिस आ जाऊंगा अपने फॉर्मेट में, दे दूंगा नंबर 4। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक नॉट recorded in कैश बुक, और ये रिकॉर्ड हो जाएगा क्रेडिट साइड 100 रुपीज। डन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर 5 के लिए। सो नंबर 5 में लिखा है 10,000 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ ट्रेडर इन द बैंक अकाउंट ऑफ श्री जैन। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजेक्शन है ना, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अब होता क्या है पता है कि जो श्री जैन है वो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसने अपने कस्टमर्स को गुड से वो सेल्स किया होगा, और वो भी क्रेडिट पर। ठीक है, आप सबको पता है ना क्रेडिट क्या होता है। अभी आप सेल कर देंगे और पैसे आपको बाद में मिलेंगे। और सेल करने के टाइम पर श्री जैन ने उसको बोला होगा कि देखिए ये मेरी बैंक डिटेल्स है। राइट। आपके पास मैंने आपको 1 मंथ या 2 मंथ का क्रेडिट दिया है, और आप ये क्रेडिट पीरियड में मुझे ये मेरी बैंक डिटेल्स जो है उसमें आप पैसे है वो डिपॉजिट कर देना, है ना। तो अब हुआ क्या कि श्री जैन ने उसको गुड सेल्स करने के बाद कुछ टाइम के बाद
वो ट्रेडर ने डायरेक्टली श्री जैन के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, राइट। अब श्री जैन को तो वो टाइम पर पता नहीं होगा एग्जैक्टली कि किसी ने इस तरीके से मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, राइट। या तो लेट पता चलेगा, पता चलता है बट लेट पता चले, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि वो ट्रेडर ने पहले सीधे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए और ये इंफॉर्मेशन श्री जैन को मिली है 31 मार्च के बाद। अब क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, कि जब आपको इंफॉर्मेशन बाद में मिले तो वो टाइम पर तो हमने बीआरएस ऑलरेडी बना दिया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम इसको वर्किंग नोट की हेल्प से समझते हैं। हुआ क्या है कि ट्रेडर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो पहले पता चला बैंक को, और पैसे आए यानी मनी कम्स इन, तो बैंक ने इसकी एंट्री पासबुक में कर दी क्रेडिट साइड, बिकॉज मनी कम्स इन हो रहे हैं। और श्री जैन को तो 31 मार्च तक पता ही नहीं था, तो श्री जैन ने कैशबुक में उसको डेबिट किया नहीं है, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रॉब्लम। कैशबुक में 10,000 क्रेडिट हो चुके हैं और पासबुक में 10,000 क्रेडिट हो चुके हैं और कैशबुक में डेबिट हुए नहीं है। तो सर सॉल्यूशन क्या है, दोनों को इक्वल करेंगे और इक्वल करने के लिए जैसा पासबुक में है वैसा हम कर देंगे यहाँ पर कैश बुक में। तो हमें डेबिट साइड लिखने होंगे 10,000 रुपीज, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने बीआरएस के फॉर्मेट में। यहाँ पर पहले मैं डेबिट साइड 10,000 रुपीज लिख दूंगा और इसके सामने लिखेंगे चेक चेक वर्ड यूज नहीं किया है दोस्तों ट्रांजेक्शन में, तो हम भी कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली deposited in bank, not recorded in कैश बुक। डन दोस्तों, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के लिए। चेक डिपोजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए दोस्तों, कुछ ट्रांजेक्शन्स इतने सिंपल होते हैं ना कि आपको ही डायरेक्टली बता देते हैं कि ये किस में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों, और बैंक ने इसको कलेक्ट कर लिया था तो बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया है। अब चेक डिपोजिटेड है, मनी कम सीन है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि पासबुक में इसकी एंट्री हुई होगी क्रेडिट साइड। कितने रुपीस है, तो सर रुपीस है 4,000। तो पासबुक में क्रेडिट साइड 4,000 की एंट्री हो गई है और ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रॉब्लम। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4,000 और हमारा पर्पज है दोनों को इक्वल करना। तो जैसे पासबुक में 4,000 है तो कैश बुक में भी मुझे डेबिट साइड करने होंगे 4,000 रुपीज। ये है इसका सॉल्यूशन, 4,000 रुपीज। डन। तो चलिए बीआरएस में भी हम डेबिट साइड करेंगे 4,000। इसके सामने हम लिखेंगे नंबर 6, चेक डिपोजिटेड एंड collected by bank, not recorded in कैश बुक, राइट। तो दोस्तों देखिए, इसी के साथ हमने ऑल 6 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो है बीआरएस को क्लोज करना। तो दोस्तों, बीआरएस को क्लोज करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा
दिस वे, राइट। देन हम पर्टिकुलर के कॉलम में हमें लिखना होगा टोटल। तो पर्टिकुलर के कॉलम में दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूंगा टोटल। अब देखिए फर्स्ट सेशन में मैंने आपको क्लोज करने के 3 स्टेप्स बताए थे, राइट। दोस्तों आई होप सो आप सबको याद होंगे और वो आपने अच्छे से लर्न भी किए होंगे। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? सर सिंपली स्टेप नंबर 1 में दोनों साइड का टोटल करके रफ में उसको लिख लेना है, राइट। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 15,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 10,000 एंड प्लस 4,000। तो दोस्तों मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 33,300, जो मैं लिखने वाला हूं यहां पर रफ में, राइट। और फिर हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। सिंपल सी बात है, 7,000 प्लस 100 तो 7,100। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में दोस्तों जो साइड का टोटल ज्यादा है वो आपको दोनों साइड लिखना है बीआरएस के फॉर्मेट में। तो सर 33,300 है ना, वो ज्यादा है ना। तो ये वाला टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 में जो साइड टोटल कम था वो साइड हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सर क्रेडिट साइड का टोटल कम था और वो था 7,100, है ना। बट हमने लिखे कितने? तो सर हमने लिखे 33,300। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों का डिफरेंस, 26,200, और वो हमें क्रेडिट साइड ही लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा 26,200 रुपीज, राइट। ये हो गया मेरा आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट सर इसके सामने क्या लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया था, whenever you start with the balance of कैश बुक, तो आपको जो एंडिंग में बैलेंस मिलेगी वो होगी एज पर पासबुक, फिक्स ही है। शुरुआत कैश बुक से करो, क्लोजिंग पासबुक से होगा। शुरुआत पासबुक से करो, क्लोजिंग कैश बुक से होगा। यहाँ पर बिगिनिंग हुआ था कैश बुक से, तो एंडिंग होगा पासबुक से। यानी कि ये जो बैलेंस है ना वो एज पर पासबुक है। और बैलेंस देखिए दोस्तों मुझे कौन सी साइड मिली? सर बैलेंस आपको क्रेडिट साइड मिली। अच्छा, क्रेडिट साइड बैलेंस एज पर पासबुक हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पर अपनी वर्किंग नोट में देख लेता हूँ। सर पासबुक के मुताबिक अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस, राइट। तो चलिए दोस्तों इसके सामने मुझे सिंपली लिख देना है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। डन, फाइन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन, और मुझे पता चल गया है कि अब आपको धीरे धीरे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो समझ में आने लगा है, आपका बेस है वो स्ट्रांग होने लगा है। बट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ देखने से या समझने से पूरा हमारा टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, राइट। अभी आपने ये वीडियो देखकर ये क्वेश्चन को लर्न तो कर लिया है ना, बट अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना और यही सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिमाइंड करके उसको लर्न करके फिर एक बार सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। दोस्तों आप थोड़े दिनों के बाद फिर से अगर सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे, हमारी जो कम्युनिटी है ना यूट्यूब में, उसमें मुझे बता दीजिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन, ताकि आप अपने आप इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो I hope so guys, all of you have enjoyed this session. This is all for today. Sanket sir is signing off. Thank you guys.